हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आपने इसका पार्ट 1 देख लिया होगा जहाँ पे हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। तो आपको पता चल गया होगा कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना, साथ साथ आपको पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कराना, और आप उसी पार्ट को देख के सेकेंड पार्ट पे आए होंगे। अगर नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, तब इसको देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन मोर क्वांटिटी इज सप्लाइड एट द सेम प्राइस और द सेम क्वांटिटी इज सप्लाइड एट लोअर प्राइस, इट इज कंसिडर एज। ठीक है, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं सेम प्राइस पे या फिर सेम क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं कम प्राइस पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो देखो, इसमें क्या क्या हो सकता है। हमारा सप्लाई के केस में हमारी इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है सप्लाई, या फिर हमारा एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। सो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा कि इसका आंसर क्या है, हमारा इंक्रीज इन सप्लाई है। नाउ हमें क्या क्वेश्चन में गिवन था, हमें गिवन था मोर क्वांटिटी सप्लाइड एट द सेम प्राइस, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, या फिर सेम क्वांटिटी इज सप्लाइड एट द लोअर प्राइस, या फिर क्वांटिटी सेम है कम प्राइस पे हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, पूरा सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट में। ठीक है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि इससे पिछले पार्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि सप्लाई बढ़ेगी तो राइट शिफ्ट, सप्लाई कम होएगी तो लेफ्ट शिफ्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सप्लाई हमारी बढ़ रही है, इंक्रीज इन सप्लाई है, और हमारा क्या होगा, राइट शिफ्ट होगा। ठीक है, हमें क्या बोला था, सेम क्वांटिटी सप्लाइड एट द लोअर प्राइस और मोर क्वांटिटी सप्लाइड एट द सेम प्राइस। तो मोर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि सप्लाई बढ़ रही है, तो हमारा जो है सप्लाई कब शिफ्ट हो जाएगा राइट में, और इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, इंक्रीज इन सप्लाई होगा। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई हमारा आंसर क्यों नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि जो क्वांटिटी सप्लाइड थी वो इंक्रीज हो गई कमोडिटी के खुद के प्राइस बढ़ने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सेम सप्लाई कर्व पे हमारा मूवमेंट होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा 10 प्राइस था तो क्वांटिटी सप्लाइड थी 100, और हमारा 15 प्राइस था तो क्वांटिटी सप्लाइड हमारी 150। तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई, हमारा प्राइस भी बढ़ गया। ठीक है, तो सप्लाई एक्सपैंड हो गई किसकी वजह से, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई हुआ। ठीक है, सो अब हमारा इंक्रीज इन सप्लाई को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, या फिर इसके पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो ये कब होता है, जब हमारे कुछ और फैक्टर्स चेंज होते हैं अदर देन द प्राइस। ठीक है, जैसे कि इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रिडक्शन इन टैक्सेस, मोर सेलर्स इन द मार्केट। ठीक है, टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, टैक्स रिड्यूस हो गए, या फिर ज़्यादा सेलर्स आ गए मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम प्राइस पे सप्लाई जो है हमारी 100 से 150 हो जाएगी। प्राइस 10 ही रहा, पहले सप्लाई 100 थी, बाद में 150 हो गई। तो सप्लाई का यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा इंक्रीज इन सप्लाई हुआ है। ठीक है, सो ये वाले पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मुझे आपको पता ही है कि मैं मेमोरी ट्रिक देती हूँ हर क्वेश्चन के बाद में, कोशिश करती हूँ आपको देने की। सो अगर ज़्यादा सप्लाई हो सेम प्राइस पे तो इंक्रीज इन सप्लाई, ज़्यादा सप्लाई अगर सेम सप्लाई हो लोअर प्राइस पे तो इंक्रीज इन सप्लाई, अगर कम सप्लाई हो सेम प्राइस पे तो डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, दिस का ऑल्टरनेटिव। एंड अगर ज़्यादा सप्लाई हो हायर प्राइसेस की वजह से तो एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, और अगर कम सप्लाई हो लोअर प्राइस की वजह से तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू शेप्ड कॉस्ट कर्व इज नेवर रिप्रेजेंटेड एज। तो आपको पता होगा कि यू शेप कर्व जो होता है वो किसके जैसा नहीं होता, वो एवरेज फिक्स कॉस्ट की तरह कर्व जो है वो हमारा यू शेप नहीं होता। बाकी मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी हमारा यू शेप्ड होता है, एवरेज कॉस्ट कर्व भी यू शेप्ड होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू शेप्ड होता है। बट जो हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व है वो कैसा होता है, वो होता है हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यू शेप नहीं होता, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली फॉलिंग होता है। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो जब हम क्या करते हैं, हम क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं तो ये हमारा कम हो जाता है, तो इसलिए जो इसका शेप होता है वो कॉन्टिन्यूसली फॉलिंग होता है, और इसलिए यहाँ पे हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। एल्स सब में मार्जिनल कॉस्ट कर्व में हमारा पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से एवरेज कॉस्ट कर्व में पहले फॉल होता है फिर राइज करता है, इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व हमारा पहले डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करता है, तो ये भी हमारा यू शेप होता है। और ये भी आपसे पूछ सकते हैं बिकॉज ऑफ, ठीक है, किसकी वजह से, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सो ये आप याद रखना, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, बाकी सब हमारे यू शेप्ड होते हैं। नेक्स्ट, when alpha is equals to 3/5 and beta is equals to 2/5, the return to scale for Cobb-Douglas production function is। ठीक है, तो क्या होगा, हम अगर आपको पता होगा तो हमारा
क्या होता है, डॉगलर्स प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन ये होती है, हमसे ना रिटर्न टू स्केल पूछा, ठीक है। तो रिटर्न टू स्केल हम कैसे डिसाइड करते हैं, उनको अल्फा और बीटा को ऐड करके हम इनको ऐड करेंगे। अगर इनकी वैल्यू 1 से ग्रेटर आती है तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आंसर होगा, अगर इक्वल आती है तो कांस्टेंट होगा, और अगर स्मॉल आती है तो डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे दिया है 3/5 और 2/5, तो 3/5 और 2/5 को जब आप ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा, 3 + 2 दैट इज 5/5, आपका आ जाएगा 1, है ना। 1 के इक्वल आ गया, और 1 के इक्वल आया है अगर, तो क्या होगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, तो इसलिए हमारा कांस्टेंट हमारा आंसर है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यही किया है यहाँ पे, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे मैंने आपको ये बता दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्म एनकाउंटर्स इट्स शटडाउन पॉइंट व्हेन, कब होता है शटडाउन पॉइंट। तो आपको पता होगा कि शटडाउन पॉइंट हमारा तब होता है जब हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राइस के इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने बहुत बार सुना होगा, प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक इस पॉइंट पे जो फर्म है वो हमारा जस्ट एबल टू कवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट को कवर करती है। अगर हमारा प्राइस फॉल कर जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो जो फर्म है वो रिकवर नहीं कर पाती अपनी वेरिएबल कॉस्ट, और उसको क्या करना पड़ता है, शटडाउन प्रोडक्शन करना पड़ता है शॉर्ट रन में। तो ये आपको पता होगा। तो इसलिए हमारा प्राइस जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए, वो हमारा शटडाउन पॉइंट होता है, ठीक है। और बाकी सारे पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट के बारे में। तो एवरेज टोटल कॉस्ट प्राइस के इक्वल होती है, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ना कि शटडाउन पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड है हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट में क्या है, अगर वो प्राइस के इक्वल होता है तो इसकी कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस नहीं है फर्म इक्विलिब्रियम में। और हमारा डी ऑप्शन है मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है प्राइस के, अगर तो ये कंडीशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए है परफेक्ट कंपटीशन में, बट ये शटडाउन पॉइंट के लिए नहीं है, ठीक है। सो द आंसर इज सी। आपको सिंपल याद रखना है, प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब होता है, तुम्हारा शटडाउन पॉइंट होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट पे, ठीक है। सो ये आप याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, ये सारे डायरेक्ट सिचुएशन मैंने क्वेश्चंस से ही उठाए हैं, ठीक है। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट जब हमारा प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज टोटल कॉस्ट होता है। शटडाउन पॉइंट जब हमारा प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जब हमारा प्राइस ग्रेटर होता है एवरेज टोटल कॉस्ट से। लॉस, लेकिन हम कंटिन्यू कर सकते हैं प्रोडक्शन, ऐसा कौन सी कंडीशन में होता है, इस कंडीशन में। और शटडाउन कब होता है हमारा, जब हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होती है प्राइस से, ठीक है। नेक्स्ट इज सपोज दैट एन ओनर इज अर्निंग टोटल रेवेन्यू ऑफ 1 लाख, ठीक है, एंड इज इंक्रीजिंग एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ ₹60,000. इफ द ओनर कुड वर्क फॉर अनदर कंपनी फॉर 30,000 अ ईयर, वी कैन कंक्लूड दैट, ठीक है। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हमें सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है। अब ऑप्शंस भी पढ़ लो। हमें इकोनॉमिक प्रॉफिट बोला 10,000, ठीक है। अकाउंटिंग प्रॉफिट बोला 40,000, इकोनॉमिक प्रॉफिट बोला 40,000। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट, ये दो चीज निकालनी है। तो इनके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। अकाउंटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। टोटल रेवेन्यू भी हमें गिवन है 1 लाख और एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी गिवन है 60,000, तो माइनस कर देंगे 40,000 आ गया, ठीक है। और इकोनॉमिक प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। पहले दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों चीज गिवन है, 60,000 हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है और ये वाला ये हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। इन दोनों को ऐड करेंगे 90,000 आ गई, और 1 लाख में से माइनस कर देंगे, ठीक है। सो हमारा क्या आ जाएगा 10,000। तो ये हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा। तो जिसको नहीं पता होंगे फॉर्मूले उसको भी आई थिंक समझ आ गए होंगे। तो हमारी दोनों चीज निकल गई। अब हम चलते हैं ऑप्शंस पे। तो देखो हमें क्या बोला, फर्स्ट में इकोनॉमिक प्रॉफिट 10,000 का है, हमारा कितना आ रहा था इकोनॉमिक प्रॉफिट 10,000, तो ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। सेकंड में बोला अकाउंटिंग प्रॉफिट 40,000, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट 40,000 आ रहा है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। थर्ड में बोला इकोनॉमिक प्रॉफिट 40,000, तो हमारा रॉन्ग है क्योंकि वो तो हमारा 10,000 आया है। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। सो आप ये दोनों फॉर्मूले याद रखना। Next question, suppose the short run cost function can be written as total cost is equals to 250 plus 10Q.
ठीक है। सो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगी? ठीक है, अब देखो टोटल कॉस्ट क्या होती है हमारी, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट होती है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या मैं इसको इससे कंपेयर कर सकती हूँ? ठीक है, जब मैं कंपेयर करूंगी तो आ जाएगा 250 प्लस 10Q। ठीक है, तो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई 250 और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई 10Q। ठीक है, नाउ एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट हमें निकालनी थी, उसका फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन Q, मतलब क्वांटिटी। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है 250 और Q की जगह Q ही आ गया। सो द आंसर इज A। ठीक है, 250 बाय Q। सिंपल क्वेश्चन, दो फॉर्मूले याद रखने हैं। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट, गोपाल इनहेरिटेड 1 acre of land from his father in 1960. ठीक है, तो टुडे द वैल्यू ऑफ दैट लैंड इज 90 लाख पर एकड़। ठीक है, आज उसकी जो वैल्यू है वो 90 लाख है। What is the opportunity cost of Gopal for keeping that land? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी अगर वो इस लैंड को रख लेता है? ठीक है, उसके फादर ने क्या करा था, 50,000 दे रखी है पहले से लैंड के लिए। ठीक है, नाउ सबको अगर ये कॉन्सेप्ट सबने पढ़ा होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड दिस एंड दैट, तो फिर उन्हें पता होगा कि 90 लाख ही होगा, क्योंकि जो अमाउंट है ये अभी गोपाल को मिलेगा अगर वो उस लैंड को बेच देता है, सेल कर देता है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज सैक्रिफाइस्ड व्हेन अ चॉइस इज मेड। ठीक है, अगर हम एक ऑप्शन को चूज करते हैं तो व्हाट ऑप्शंस आर यू गिविंग अप? कौन से ऑप्शन आप गिव अप कर रहे हो, छोड़ रहे हो बेस्ट ऑल्टरनेटिव को रिसीव करने के लिए? तो अब गोपाल के पास एक लैंड है जिसकी अभी वैल्यू कितनी है, 90 लाख है। ठीक है, अब उसके पास दो चॉइस है, या तो उस लैंड को रख लेगा या सेल कर देगा। अगर वो उस लैंड को रखता है, ठीक है, तो वो उसी की रहेगी, वो ओनर है उसका। और अगर वो लैंड को सेल कर देता है तो उसके पास 90 लाख आ जाएंगे इमीडिएटली। ठीक है, तो 90 लाख क्या हो गई, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। नाउ नेक्स्ट इज हमारा 50,000 क्यों नहीं है इसका आंसर? 50,000 भी तो दिया था। तो नथिंग सिंस द लैंड वाज इनहेरिटेड। ठीक है, 50,000 विच इज फादर पेड, 50,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी 50,000? क्योंकि वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है। इकोनॉमिक्स जो है वो फोकस करती है करंट वैल्यू पे, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव के लिए। ठीक है, ना कि जो पहले ईयर्स में दिए हुए हैं उन पे। तो 50,000 तो पहले दिए थे उसके फादर ने, तो 50,000 जो है वो हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, पास्ट कॉस्ट है। तो इसीलिए हमारा 50,000 वाला आंसर नहीं होगा। सो लेफ्ट इज दिस वन, 90 लैक्स। ठीक है, 90 लैक्स की हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, क्योंकि अगर वो उस लैंड को सेल कर देता है तो 90 लैक्स उसे फिलहाल मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन डैश वी नो दैट द फर्म मस्ट बी प्रोड्यूसिंग एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व एंड सो देयर विल बी अ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। सो ये बोल रहा है कि जो फर्म है वो प्रोड्यूस कौन से पॉइंट पे वो प्रोड्यूस करेगी, मिनिमम पॉइंट ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होगा, ठीक है, प्रोडक्शन का, जिससे हमारी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होगी। तो ये आपको पता होगा दैट वी हैव मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। जब इक्वल होते हैं ये दोनों तब ऐसा होता है। ठीक है, तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्या होती है? एक फर्म जो है वो अचीव करती है अपनी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी जब वो प्रोड्यूस करती है गुड्स लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे पर यूनिट। ठीक है, सबसे कम पैसे लग रहे हैं उसे किसी भी चीज को बनाने के लिए। और ये कब होती है? जब मिनिमम पॉइंट पे होता है हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, नाउ इन सिंपल वर्ड्स, जब लोएस्ट एवरेज कॉस्ट मिनिमम एफिशिएंसी के इक्वल हो, जब रिसोर्सेज जो है बेस्ट पॉसिबल वे में यूज हो रही हो और कोई वेस्टेज भी ना हो रही हो रिसोर्सेज की, ठीक है, तब हमारा होता है। तो ये तो हो गया हमारा आंसर। नाउ हमारे ना 3 कंडीशंस हो सकती हैं अगर हम रिलेशन की बात करें इन दोनों में। ठीक है, या तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर हो सकता है एवरेज कॉस्ट से, या फिर हमारा मार्जिनल कॉस्ट स्मॉलर हो सकता है, लेसर हो सकता है एवरेज कॉस्ट से, या दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो ऐसा क्या होगा, तीनों केस को एक बार शॉर्ट में बना देती हूँ। जब हमारा एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होगा तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो पुल करेगा एवरेज कॉस्ट को डाउनवर्ड। ठीक है, तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कम होगी एवरेज कॉस्ट से, तो हमारा जो AC है वो फॉल कर जाएगा। तो अगर हमारा AC कितना है 20, तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी 15। अगर दोनों इक्वल हैं तो ना ही तो अपवर्ड ना ही तो डाउनवर्ड फोर्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे हमारा AC मिनिमम होगा और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एग्जिस्ट करेगी। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था।
एंड द थर्ड वन इज अगर हमारा मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर होता है एवरेज कॉस्ट से, तो हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो हमारा पुश करेगा एसी को अपवर्ड। तो जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो ग्रेटर होगी एसी से, तो एसी राइज करेगा। एग्जाम्पल, अगर हमारा एसी है 20 तो मार्जिनल कॉस्ट है 25। तो हमारा आंसर क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट, जिसमें आपको क्या याद रखना है कि एसी मिनिमम होता है तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सो बाकी सारे ऑप्शंस हमारे रॉन्ग थे। और ये याद रखना आप, मिनिमम एसी पॉइंट पे ये दोनों इक्वल होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ये दोनों इक्वल होते हैं, एमसी और एमआर मतलब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होता है। परफेक्ट कंपटीशन में ये तीनों इक्वल होते हैं, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस। और नॉर्मल प्रॉफिट के केस में एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना ऑप्शंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अबव डेटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है अबव डेटा? सिंपलेस्ट क्वेश्चन, अभी आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इतना क्वेश्चन है हमारा कि किसका एग्जाम्पल है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा आउटपुट हमेशा 1 से इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे हमारा टोटल कॉस्ट हमेशा 15 से इंक्रीज हो रही है, +15 हो रहा है। तो कॉन्स्टेंट है ये, तो इसलिए कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल इसका आंसर है। ठीक है, तो यही मैंने आपको समझाया। नाउ रिटर्न टू स्केल एक बार समझ लो। तो रिटर्न टू स्केल में हमारा क्या होता है, सिंपल सा क्या है, अगर हमारा इनपुट 10 था, ठीक है, फिर हमने इनपुट को बढ़ा के 20 कर दिया, तो जो आउटपुट है वो डबल से ज्यादा इंक्रीज अगर हो, 100 था 200 नहीं हुआ, 200 से ज्यादा हुआ, 250 हुआ, तो हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, सेकेंड कंडीशन है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, जितना इनपुट बढ़ाया उतना ही आउटपुट बढ़ेगा, इनपुट डबल किया तो आउटपुट भी डबल ही हुआ, 10 का 20 हुआ तो 100 का 200 हुआ, तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है, अगर हमारा 10 का 20 हुआ तो हमारा डबल से भी कम आउटपुट बढ़ेगा, जैसे 100 का 200 नहीं हुआ, 100 का 170 हुआ, 200 से भी कम, डबल से भी कम, तो उस केस में हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है। तो ये 3 कंडीशंस है। रिटर्न टू स्केल पे 2 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा वाले, ठीक है, और एक ये वाले, डिपेंड करता है डेटा के ऊपर कि क्वेश्चन में डेटा क्या दिया है। सो नाउ कॉस्ट राइजेस इक्वली फॉर इक्वल इंक्रीज इन आउटपुट। अगर ऐसा होता है तो हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट होगा वो कांस्टेंट होगा, कॉस्ट और आउटपुट जो है वो प्रोपोर्शनली मूव करेंगे और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा, जैसे अभी हमारा आंसर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फिक्स कॉस्ट इनकर्ड बाय कंपनी? ठीक है, फिक्स कॉस्ट की वैल्यू पे होगी इनकर्ड बाय कंपनी। तो याद रखना, अगर हमारा आउटपुट 0 होता है तो हमारी टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के इक्वल होती है। कैसे, वो भी देख लो। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं इसमें किसकी वैल्यू 0 रख दूं, अगर मैं इसमें वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू 0 रख दूं तो क्या होगा, टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल आ जाएगी। इसीलिए जो हमारा, अगर मैं आउटपुट 0 रखती हूँ, मतलब कि मैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट को 0 रखती हूँ, तो मेरा टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हमसे बोला था फिक्स कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंपनी, तो 0 पे कितना है हमारा टोटल कॉस्ट, 500, इसलिए आंसर क्या है 500। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज टोटल कॉस्ट व्हेन 5 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड? सिंपल क्वेश्चन, 5 यूनिट्स प्रोड्यूस के लिए पूछ रहा है, तो 5 यूनिट्स प्रोड्यूस के लिए हमारा प्राइस पर यूनिट दिया है 200 और टोटल कॉस्ट दिया है 1090। ठीक है, सो देखो हमसे क्या पूछा था उसने, एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 1090, और हमारी क्वांटिटी कितनी है 5 यूनिट्स है, तो 5 डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 218। सो 218 इज द आंसर। सिंपल एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला लगाना था, और एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला में क्या है, टीसी उठाओ, पुट कर दो, और क्यू तो डिनोमिनेटर में आता ही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट भी इसी से ही हो जाएगा, उससे पहले ये 4 फॉर्मूले नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 7 यूनिट्स टू 8 यूनिट्स। ठीक है, 7 यूनिट्स से 8 यूनिट्स इंक्रीज हो गए। दोबारा टेबल पे चलते हैं, तो 7 8 यहाँ पे कितनी है 180 170 प्राइस पर यूनिट, और टोटल कॉस्ट कितनी है 1470 1850। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल रेवेन्यू। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमसे बात हो रही है मार्जिनल रेवेन्यू की। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यूनिट 8 का
ठीक है, मतलब TR8 माइनस TR7 अपॉन क्वांटिटी भी दोनों की, क्वांटिटी कितनी है 8 माइनस 7, ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो हम पहले TR8 निकालेंगे, मतलब टोटल रेवेन्यू 8 के लिए। तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस कितना दिया हुआ था 190 और क्वांटिटी कितनी है 7 यूनिट्स है, तो 7 मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1330। ऐसे ही 8 के लिए भी निकाल लेंगे। तो हमें प्राइस दिया हुआ था 180 इंटू 8, क्योंकि 8 हमारी यूनिट्स है, ये आ गया। इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 8 माइनस 7 इज 1, ठीक है, तो आ जाएगा 110 बाय 1, दैट इज 110। तो 110 हमारा आंसर हो गया। ये 3 फॉर्मूला आप याद रखना। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है प्राइस इनटू क्वांटिटी। पिछली वीडियो में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करा था, यहाँ पे भी यूज करा, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, और जो एवरेज रेवेन्यू है वो प्राइस के भी ऊपर होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कैसे, ठीक है। और मार्जिनल रेवेन्यू जो है उसका फॉर्मूला है चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। नेक्स्ट question is what is the marginal cost when production increased from 3 to 4 units? सेम क्वेश्चन सेम तरीके से करेंगे, ठीक है। सो मार्जिनल कॉस्ट पूछा है, तो चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी होता है इसका फॉर्मूला। तो जो हमारा TC होगा किसके लिए 4 के लिए, माइनस TC जो होगा 3 के लिए, और क्वांटिटी 4 माइनस 3, ठीक है। तो TC निकाल लेंगे, टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। टोटल कॉस्ट चेंज इन टोटल कॉस्ट कितनी है, तो ये देखो टोटल कॉस्ट हमें गिवन थी 3 और 4 के लिए, 1010 और 950। तो 1010 और 950 को हम कर देंगे माइनस, ठीक है, 950 को, और यहाँ पे 4 माइनस 3 हो जाएगा 1। तो माइनस करके आएगा इन्हें 60 बाय 1 इज 60, तो इसलिए आंसर आ गया हमारा 60। नाउ हम मार्जिनल कॉस्ट जो है उसको इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, TCN माइनस TCN माइनस 1 से, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है कि आउटपुट जो है वो सिर्फ 1 यूनिट से ही इंक्रीज हो रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट और मिनिमाइज इट्स लॉस व्हाट लेवल ऑफ प्रोडक्शन शुड कंपनी चूज, ठीक है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होता है, जब MR MC के इक्वल, मतलब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो। तो हम क्या करेंगे, हम मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे सारे पॉइंट्स के लिए, सारे आउटपुट के लिए। तो जब हम मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो हमारी टोटल कॉस्ट ये दी हुई थी क्वेश्चन में, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है। सो 730 में से, मतलब चेंज इन मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगी, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो 730 में से हम क्या माइनस कर देंगे 500, और डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है 1 माइनस 0, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा 230 डिवाइडेड बाय 1 विच इज 230 होगी, इसलिए यहाँ पे 230 आ गया। ऐसे ही हम सबके लिए निकाल लेंगे, ठीक है। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू भी निकाल लेंगे, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है, उसके लिए हमें टोटल रेवेन्यू चाहिए, तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी करके। ये फॉर्मूला मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। तो प्राइस इनटू क्वांटिटी कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे ये आ जाएंगे टोटल रेवेन्यू, ठीक है। और फिर हमें क्या निकालना है, मार्जिनल रेवेन्यू। तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, मतलब कि 240 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, तो 240 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 240, तो ये आ गया। ऐसे ही सबके लिए निकाल लेंगे। अब यहाँ पे तो 1 से ही यूनिट इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए आप जस्ट इनको माइनस करोगे तो आपको आंसर्स ये सारे मिल जाएंगे। तो अब देखो हमने सबके लिए मार्जिनल कॉस्ट भी निकाल ली, मार्जिनल रेवेन्यू भी निकाल लिया। कौन से पॉइंट पे इक्वल आ रहा है ये, वो हमें देखना है। तो ये 140 पे इक्वल आ रहा है, देखो 6 यूनिट्स पे 140 है मार्जिनल रेवेन्यू और 6 यूनिट पे 140 है मार्जिनल कॉस्ट, इसलिए हमारा 6 यूनिट्स आंसर है। 6 यूनिट पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट होगा, इसलिए हमारा 6 यूनिट्स क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल व्हाट प्राइस शुड बी चार्ज। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल क्या है, 6 यूनिट्स है, ठीक है। अभी देखा हमने। अब 6 यूनिट्स पे वो हमसे बोल रहा है प्राइस कितना चार्ज होगा, तो 6 यूनिट्स पे प्राइस कितना दिया है 190, तो आंसर क्या हो जाएगा 190।
नेक्स्ट, कैलकुलेट कंपनी मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम लॉस। ठीक है, सो देखो 6 यूनिट्स ही लेके चलेंगे, प्राइस 190 दिया, टोटल कॉस्ट है हमारी 1230। टोटल रेवेन्यू अगर हम इसका निकालते हैं तो कितना आएगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे 1140 आ जाएगा। नाउ प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करते हैं। टोटल रेवेन्यू अभी निकाला, टोटल कॉस्ट पहले निकाल ली थी। ठीक है, सो माइनस कर देंगे 1140 माइनस 1230, माइनस करके आएगा 90। अब इन दोनों से ग्रेटर कौन है, ये, तो साइन इसके साथ वाला आएगा नेगेटिव। नेगेटिव साइन मतलब लॉस, तो इसीलिए आंसर क्या है, लॉस हो रहा है कितने का, 90 का, तो लॉस ऑफ 90 रुपीज। नाउ ये हमारा फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखना है, इसको सेव कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट अ फर्म शुड। ठीक है, अगर प्राइस कम होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से तो फर्म को क्या करना चाहिए, तो अगर ऐसा होता है तो फर्म को क्या करना चाहिए, यू शुड नो कि फर्म शट डाउन करेगी सिंस इट कैन नॉट रिकवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट। अब हम इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं, केसेस देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, प्राइस ज़्यादा भी हो सकता था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा भी हो सकती है और तीनों इक्वल भी हो सकते हैं। तो एक फर्म डिसीजन लेती है डिपेंडिंग ऑन द रिलेशन बिटवीन कि प्राइस और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशन है। अगर हमारा प्राइस ज़्यादा होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से तो फर्म कवर करती है सब कुछ वेरिएबल कॉस्ट से। ठीक है, और वो कुछ फिक्स कॉस्ट से भी कवर कर सकती है और वो अपना कंटिन्यू करती है प्रोडक्शन। अगर प्राइस इक्वल होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के तो वो क्या करती है, फर्म कवर करती है, जस्ट कवर करती है वेरिएबल कॉस्ट से, फिक्स्ड कॉस्ट अनरिकवर्ड रहते हैं और इन डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसिंग एंड शटिंग डाउन। फिर उसके बाद हमारा केस 3, अगर हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होती है तो फर्म जो है वो रिकवर नहीं कर सकती वेरिएबल कॉस्ट से। ठीक है, एवरी यूनिट प्रोड्यूस इंक्रीजेज लॉस एंड ये सही रहता है कि आप प्रोडक्शन को रोक दो। इसलिए यहाँ पे हमसे यही पूछा था कि फर्म को क्या करना चाहिए, अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होगी तो शट डाउन पॉइंट है, प्रोडक्शन रोक देना चाहिए। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, शट डाउन सिंस इट कैन नॉट रिकवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, नाउ ये आप याद रखना कि ये प्राइस ज़्यादा होता है तो कंटिन्यू प्रोडक्शन, दोनों इक्वल होता है शट डाउन पॉइंट इनडिफरेंट, और अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है ज़्यादा होती है तो शट डाउन इमीडिएटली। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है, सिर्फ कब, जब प्राइस या तो ज़्यादा हो या फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा हो या फिर इक्वल हो। ठीक है, सिर्फ तब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होगी तो शट डाउन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स। तो सिंपल प्रोडक्शन तब होगा वो समझ लेते हैं। प्रोडक्शन मतलब होता है क्रिएटिंग या फिर इंक्रीजिंग यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, हम किसी भी काम को प्रोडक्शन तब मानते हैं जब वो या तो क्रिएट कर रहा हो यूटिलिटी या वैल्यू, या फिर इट इज डन फॉर अदर्स, जनरली रिसीव पेमेंट। ठीक है, पेमेंट आ रही हो, इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, जो चीज़ प्योरली पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए की जाती है वो हमारी प्रोडक्शन नहीं होती। नाउ हमसे बोला कि टीचिंग इकोनॉमिक्स टू सीए स्टूडेंट्स इन क्लास में पढ़ाया जा रहा है, तो ऑफकोर्स सी बात है, क्लास में पढ़ाया जा रहा हो तो वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, वहाँ पे हमारी यूटिलिटी है, वहाँ पे स्टूडेंट नॉलेज रिसीव कर रहे हैं और टीचर को पढ़ाने के लिए पैसे भी मिल रहे होंगे, तो इसलिए ऑफकोर्स यही आंसर होगा। नेक्स्ट इज सिंगिंग अ सॉन्ग बिफोर फ्रेंड्स। इसमें हमारा क्या है, कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, कोई पेमेंट रिसीव नहीं हो रही, प्लेजर के लिए, तो प्रोडक्शन नहीं है। फ्लाइंग काइट फॉर प्लेजर, सो ये भी अपना पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए। टीचिंग कॉन्सेप्ट of economics to friends in a library, again it is unpaid, it is personal और social activity, तो ये भी प्रोडक्शन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टीचिंग इकोनॉमिक्स टू सीए स्टूडेंट्स इन क्लास। नाउ नेक्स्ट, suppose that a sole proprietorship is earning total revenue of rupees 1 lakh and is incurring explicit cost of rupees 70,000. If the owner could work for another company for rupees 30,000 a year, we would conclude that. तो डिटेल में समझते हैं इसे। हमें टोटल रेवेन्यू कितना दिया है, 1 लाख, ये देखो। ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हमें कितनी दी है, 75,000,
और हमें क्या बोला कि ओनर अर्न कर सकता है 30,000 कहीं और काम करके। तो पहले ये तीनों चीज को हम समझ लेते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? एक्चुअल कैश पेमेंट जो कोई फर्म करती है, वेजेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रॉ मटेरियल, कुछ भी हो सकता है। तो हमें दी हुई है 75,000। इम्प्लिसिट कॉस्ट हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ठीक है, जिसको हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं। मुझे कहीं और काम करके 30,000 रुपये मिल रहे थे, बट अभी मैं कर नहीं रही हूँ, मैं करूंगी तो मिलेंगे, तो उस अपॉर्चुनिटी को मैं अभी सैक्रिफाइस कर रही हूँ, तो हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। और अब क्या होता है, हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट निकलती है इन दोनों को ऐड करके। अभी हमने इकोनॉमिक कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट वाला क्वेश्चन लिया था, तो हमारी इन दोनों को ऐड करके क्या निकलती है? इकोनॉमिक कॉस्ट निकलती है। तो ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1,05,000 आ जाएगा हमारा। नाउ इकोनॉमिक प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? टोटल रेवेन्यू में से हम इकोनॉमिक कॉस्ट को माइनस करेंगे, इसलिए हमने इकोनॉमिक कॉस्ट निकाली, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू कितना है हमारा? 1 लाख, क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा गिवन था, और ये हमने निकाला था अभी अभी। इकोनॉमिक कॉस्ट माइनस करेंगे, आ जाएगा 5,000, बट इन नेगेटिव, ठीक है। तो अगर इकोनॉमिक कॉस्ट नेगेटिव, इकोनॉमिक प्रॉफिट नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब देयर इज इकोनॉमिक लॉस है वहाँ पे। सो जो फर्म है उसको क्या हो रहा है? इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, ठीक है। फर्म को क्या हो रहा है? इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है 25,000 है। क्या हमारी 25,000 है? नहीं, 30,000 है, तो ये गलत है। टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट 1 लाख है। टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट 1 लाख है? नहीं, 1,05,000 है, तो ये भी गलत है। द इंडिविजुअल इज अर्निंग एन इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑफ ₹25,000। तो क्या वो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न कर रहा है 25,000 का? नहीं, क्योंकि हमें क्या हो रहा है? इकोनॉमिक प्रॉफिट हमारा नेगेटिव आया, तो हमें इकोनॉमिक लॉस है ना कि इकोनॉमिक प्रॉफिट। इसलिए आंसर क्या है हमारा? द फर्म इज इनकरिंग एन इकोनॉमिक लॉस। तो ये आप याद रखना, पहले भी हमने डिस्कस किए थे ये दोनों फॉर्मूले। नाउ नेक्स्ट, I am making a loss, but with the rent I have to pay, I can't afford to shut down at this point of time. If this entrepreneur is attempting to maximize profits or minimize loss, his behavior in the short run is rational if the firm is covering its variable cost, rational if the firm is covering its fixed costs, irrational since plant closing is necessary to eliminate losses, irrational since fixed costs are eliminated if a firm shut down. तो समझते हैं, देखो, rational if the firm is covering its variable cost, रेंट क्या है हमारा? फिक्स्ड कॉस्ट है शॉर्ट रन में। तो फर्म जो है वो कंटिन्यू करेगी अपने ऑपरेशन अगर टोटल रेवेन्यू हमारा ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा किससे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। और जो हमारा प्राइस है, या फिर मतलब ये सेकंड कंडीशन है, प्राइस जो है वो ज्यादा होगा या इक्वल होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। बिकॉज सम कंट्रीब्यूशन इज मेड टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट, इफ अ फर्म शट डाउन तो वेरिएबल कॉस्ट 0 हो जाती है, और फिक्स कॉस्ट जो है वो हमें तब भी देनी पड़ती है। Hence, continuing production is rational if variable costs are being covered. ठीक है, प्रोडक्शन हम कर सकते हैं अगर वेरिएबल कॉस्ट हमारी कवर हो रही है तो। सो ये आप याद रखना, शॉर्ट रन के लिए शटडाउन डिसीजंस है हमारे। अगर प्राइस ज़्यादा होता है एवरेज टोटल कॉस्ट से तो प्रॉफिट, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो लॉस बट कंटिन्यू, अगर प्राइस इक्वल होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के तो शटडाउन पॉइंट, अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ग्रेटर होती है प्राइस से तो शटडाउन। नाउ हमें क्वेश्चन में क्या बोला था? आई एम मेकिंग अ लॉस बट विद द रेंट आई हैव टू पे, आई कांट अफोर्ड टू शट डाउन, ठीक है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता शट डाउन करना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मैं अटेम्प्ट करता हूँ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट या फिर मिनिमाइज लॉस, तो हिज बिहेवियर इन द शॉर्ट रन इज, क्या होगा? वो क्या कर रहा है? वो रैशनल है और वो अपने फर्म का क्या कर रहा है? कवर कर पा रहा है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, पार्ट 2 ये था ही, और अब इसके बाद पार्ट 3 भी आप देख लेना।